उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो छात्र हैं, ये आज आपकी ऐसी क्लास होने वाली है जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कराएगा। ज़्यादातर आप देखेंगे सॉल्यूशन आपको जैसे 2022 का अगर आपको कोई पेपर कराएगा तो सिर्फ वो उसको या तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बता देगा या तो आपको वेरी शॉर्ट क्लियर करा देगा, लेकिन आपको सारा पेपर का सॉल्यूशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। जो हमारा पेपर 2022 में हुआ था उस पूरे पेपर का आज हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और ये आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है। इसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो हम आपको इसमें बताना चाहें वो आपका लॉन्ग हो या वेरी शॉर्ट हो या बहुविकल्पी हो, और वो भी इस तरीके से इस पेपर को हम आज को समझाएंगे। अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हमने जो आपके लिए नोट्स लिखे हैं वो आपको बताएंगे, ना कि सीरीज से उठाकर आपको पढ़ा देना, वो तो सभी लोग खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे वो थोड़ा और आसानी से, ताकि आपकी चीज़ें समझ में आए। इस तरीके से हमने ये नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो आप लोगों का बस इतना सा काम है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड या मित्र वगैरह उनमें ज़रूर आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प हो सके। और इस बात का हम आपसे वादा भी करते हैं, अगर आपने ये पेपर पूरा सॉल्व कर लिया जो आपका 2022 में हुआ था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हैं, तो इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं आपको 7 से 10 के बीच नंबर आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आपका ऐसा पेपर था जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में क्या पूछा गया था, सबसे पहले उसको समझते हैं। और आप लोगों को अगर ये चीज़ ना मालूम हो कि विज्ञान का जो आपका पेपर है ये आपका 25 नंबर का आता है। इसमें जो आपको पास होने के लिए 12 नंबर जरूरी होते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपके 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें से आपको जरूर कोशिश करके, जो आपका 2025 में एग्जाम होगा वहाँ पर जरूर कोशिश करिए कि 4 क्वेश्चन आपके लगभग सही होने ही चाहिए। तो आपके चांसेस बैक लगने के 0% बचते हैं अगर आप 5 बहुविकल्पी में से 4 सही कर देंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपसे पूछा गया था एमके इस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। अगर आपसे पूछा जाए एमके इस पद्धति में जो आपका ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा वो आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नासा का मुख्यालय स्थित है। जो आपका नासा का मुख्यालय ये आपका कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बता देना है वाशिंगटन डीसी में आपका स्थित है नासा का मुख्यालय। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है 2-3 बार, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। फिर आगे आपसे पूछा जा सकता है निष्क्रिय गैस, जो आपकी निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आया था उस टाइम, तो आपको याद रखना निष्क्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपका 2 और 8 हो जाएगा, 2, 8। आगे देखते 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो आपका घुलनशील विटामिन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था जल में घुलनशील विटामिन, और अगर आपसे पूछ दे वसा में घुलनशील विटामिन तो आपको ये तीनों नाम याद रखनी है। तीनों विटामिन जो है आपकी किस में घुलनशील होती है, ये आपकी वसा में घुलनशील होती है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है कि विटामिन ए डी के ये आपकी किस में घुलनशील है, वसा में, और विटामिन सी किस में घुलनशील है, आपकी जल में। आगे देखते 5 नंबर क्वेश्चन आप क्या क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है। तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं इनकी क्या विशेषता होती है, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं, या इनमें केंद्रक नहीं होता है, या इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, या इनका आकार अनिश्चित होता है। तो जो आपकी तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता इनमें में से आपकी ये हो जाएगी, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। यही आपकी तंत्रिका कोशिका की एक विशेषता है। ठीक है, तो आपका 5 का राइट जवाब ए, बिल्कुल फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आपके देखते हैं अतिलघोत्री क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। ये भी आपके कितने आते हैं क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे यांत्रिक ऊर्जा आपकी कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा आपकी सबसे पहले आपको जवाब देना था 2 प्रकार की होती है। सिर्फ आपसे प्रकार पूछा गया था तो आप प्रकार भी वहां पर लिख सकते थे, और अगर पूछा जाता कौन कौन सी, तो आपको याद रखना यांत्रिक ऊर्जा आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा, ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है,
ये आपकी दो ऊर्जाएं हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद रखना दो प्रकार की। फर्स्ट आपकी गतिज ऊर्जा और दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ से आपका एक नंबर आसानी से आपका पक्का हो जाता है या क्लियर हो जाता है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था, उसको भी हम लोग समझते हैं। सेकंड नंबर आपसे पूछा गया था सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लोग नाम अच्छे से याद होंगे, कुछ लोगों को नहीं याद है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बुध, फिर आपका हो जाएगा शुक्र। ठीक है, तो यहाँ देखने से या लिखने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो हमने आपके लिए नोट्स लिखे उसमें हम लोग देखते हैं जो सौर मंडल के आपके 8 ग्रह कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं जल्दी से, देखते हैं आपके कौन कौन से हैं। तो याद रखना है सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम आपसे पूछा गया था, लिखिए। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके सौर मंडल के 8 ग्रह हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे आपसे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये फार्मूला अगर जिसको ना याद हो, ये आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। एक आपकी ट्रिक है ईंट पर नाच, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के वैज्ञानिकों के नाम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया न्यूट्रॉन की खोज जो है आपके जेम्स चैडविक जी ने की थी। किसने, जेम्स चैडविक जी ने। और कोशिश करिए आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही उनको आप लोग लिखते हुए चलिए। ठीक है, किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक जी ने। ठीक है, तो आपका एक नंबर यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाता। अगर आप न्यूट्रॉन की खोज के वैज्ञानिक का नाम बताते, हो सकता है कि आपके पेपर में न्यूट्रॉन की जगह आपसे इलेक्ट्रॉन की खोज पूछ दी जाए, प्रोटॉन की खोज आपसे पूछ दी जाए। तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से अपनी तैयार कर लेनी है, आगे वाले एग्जाम के लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर हो जाना है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। ठीक है, फिर आगे आपसे देखा जाए, पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको याद रखना है जीवाणु से होने वाले 2 रोगों के नाम अगर आपसे पूछा गया है तो फर्स्ट आपका हो जाएगा हैजा। क्या हो जाएगा, हैजा। और दूसरा आप लोग लिख लीजिए प्लेग। ये आपके जो है 2 रोग जो है ये आपके किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। ठीक है, तो दोनों रोगों के आप नाम लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछा गया था वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। तो 2 अंतर चलिए देखते हैं, जो हमने लिखे वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका के विषय में 2 अंतर, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे वनस्पति कोशिका के बारे में 2 अंतर पूछे गए थे, उनको समझते हैं। तो सबसे पहला इसमें अंतर हो जाएगा, इसमें कोशिका भित्ति होती है। जो आपकी वनस्पति कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति आपकी होती है। इसके बाद सेकंड इसका हो जाएगा, इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये आपकी होगी वनस्पति कोशिका की 2 विशेषताएं। उसके बाद आपसे ये हो गया आपका वनस्पति कोशिका, इसके बाद प्राणी कोशिका, दोनों में आपको अंतर बताना था। तो देखते हैं प्राणी कोशिका में क्या होता है, उसमें कोशिका भित्ति होती है और प्राणी कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर उसके बाद इसमें हरित लवक पाया जाता है, आपको प्राणी कोशिका में याद रखना है इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। दोनों के बीच आप डिफरेंस बहुत ही अच्छे से कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो सकती हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और प्राणी कोशिका में जो आपकी कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर आपको याद रखना है वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और उसमें आपको जस्ट उसका उल्टा कर देना है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो आप दोनों चीजें समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था समस्थानिक किसे कहते हैं। क्या पूछा गया था, समस्थानिक किसे कहते हैं, और इसका आप लोगों को क्या करना था, उदाहरण भी एक देना था। तो देखते हैं समस्थानिक हम लोग किसे कहते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा अतलगोत्री का। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दिए समझते हैं। समस्थानिक की परिभाषा हम लोग बहुत ही सिंपल डिफिनीशन के साथ में, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। तो समस्थानिक में आपको याद रखना है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो है परमाणु भार उनका क्या होता है, अलग अलग होता है। बस अगर आपने इतनी बात याद कर ली तो आपका एक नंबर यहाँ से 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि समस्थानिक एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके हर एक पेपर में पूछा जाता है डीएलएड के। तो आपको याद रखना है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। इनसे अगर आपसे पूछा जाए इसका उदाहरण तो 1H1, 1H2, 1H3 इसका क्या हो जाएगा, एक उदाहरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समस्थानिक की परिभाषा भी समझ गए होंगे। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें।
बार बार। अब देखते हैं आपका आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब आपके अतलघुत्री तो क्वेश्चन सारे आपके कवर हो गए, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 11 नंबर जो है आपका पेपर, 11 नंबर का पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। यानी आपने इधर कितने 6 हल किए और 5 आपने बहुविकल्पी हल किए। अब देखते हैं जो आपके लघुत्तरी क्वेश्चन बने हुए थे उनको भी समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन सबसे पहले ये होने वाला है, ऊर्जा संरक्षण का नियम आप समझ भी नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते कितनी बार आपके पेपर में डीएलएड में पूछा गया है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देखते हैं, इसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं क्या दे रखी है आपके। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में देखते हैं। ये आपकी जो परिभाषा आपकी सीरीज में ठीक ठाक लिखी हुई थी, इसीलिए हमने वहीं से आपके लिए ले ली है। जहाँ पर लगा कि ये भाषा आप समझ नहीं सकते हैं, इसकी परिभाषा समझ नहीं सकते, वही चीज़ों को हम लोगों ने लिखा है बहुत ही सरल भाषा में, ताकि उन चीज़ों को आप अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपसे पूछा गया था, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। ऊर्जा का क्या नहीं होता है? विनाश नहीं होता है। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर उसके बाद ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती हो और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है। अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव कैसी रहती है? नियत रहती है, ठीक है। तो आपको आसानी से डिफिनीशन याद हो जाएगी अगर आप 2 बार इसको पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया? ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछा गया, तो आपको सबसे पहले बताना ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और फिर आपसे याद रखना है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अतः पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था, उसको भी समझते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ज्वालामुखी क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 3 बातें आपसे पूछी गई थी। और ये जो आपके ये क्वेश्चन जो होने वाले, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले लघुत्तरी के, ठीक है। तो समझते हैं 13 नंबर भी क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी भी डिफिनेशन हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, इनके प्रकारों का उल्लेख समझते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। भूगोल विशेषज्ञों ने ज्वालामुखी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। एक क्या है, भूगोलवेत्ता के अनुसार ज्वालामुखी लगभग शंक्वाकार पर्वत है। कैसा है ज्वालामुखी पर्वत? लगभग शंक्वाकार है, जो भूगर्भ से नली के द्वारा उष्ण वाष्प, गैसों, लावा तथा अन्य चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर लाता है, ठीक है। ये आपकी ज्वालामुखी क्या है, यानी जो आपकी ज्वालामुखी की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया था ज्वालामुखी के प्रकार। तो आपको ज्वालामुखी के प्रकार में याद रखना है, सबसे पहले आपको सक्रिय ज्वालामुखी याद रखना है, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी की डिफिनेशन देखते हैं क्या है। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। सक्रिय का मतलब जो निरंतर कार्य करे, सक्रिय, जैसे अपने काम में हम लोग पढ़ने में हम लोगों को हमेशा क्या रहना चाहिए? सक्रिय रहना चाहिए। तो उसी तरीके से आप सक्रिय ज्वालामुखी भी याद कर सकते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन जो है होता ही रहता है, बस आप इतना सा लिख दीजिए, ठीक है, ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, इसका दूसरा प्रकार आपका क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में भी आपको क्या करना है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से विस्फोट नहीं हुआ होता है, बस इतना आपको लिखना है। क्या है? इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी क्या है? संभावना बनी रहती है। बस आपको ये 2 लाइनें याद रखनी है, बाकी जो आपकी सारी चीज़ें दे रखी हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको प्रसुप्त ज्वालामुखी वहाँ पर एग्जाम में हेडिंग डालना है, उसमें बस आपको इतना लिखना है, इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से विस्फोट नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावना बनी रहती है। आगे देखते हैं, विलुप्त ज्वालामुखी में आपसे क्या पूछा गया। विलुप्त ज्वालामुखी आप हेडिंग डालेंगे, इसमें लिख देंगे, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्रायः बंद हो जाते हैं और भविष्य में कोई भी विस्फोट होने की संभावना भी नहीं होती है। इसमें बस आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। उसको भी पहले क्वेश्चन देखते हैं आपकी जो पेपर में आया होता। पेपर में आया सा होता आपके क्वेश्चन, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को उदाहरण सहित समझाइए। तो समझते हैं इनको उदाहरण सहित। तो देखिए
ये जो है आपके सीरीज में इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन कठिन लिखी हुई थी, तो इसको हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से लिखा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो उत्क्रमणीय वाला भी जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके 2-3 बार पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले उत्क्रमणीय के बारे में हम लोग समझते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन आपका क्या होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के पश्चात हमें पुनः फिर से उसी अवस्था में प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। कहने का मतलब ये है वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के पश्चात हम उन्हें पुनः से उसी अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं बर्फ़ का पिघलना, अगर आपकी बर्फ़ पिघल गई है तो वो आपकी पानी बन जाएगी, और फिर उसी पानी को अगर आप फ्रिज में रख देंगे फिर से वो आपकी क्या बन जाएगी? बर्फ़। तो यही आपका किस परिवर्तन का उदाहरण है? ये आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है जो एक बार परिवर्तन होने के पश्चात हम पुनः उसे फिर से उसी अवस्था में प्राप्त कर लें, ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं अनुत्क्रमणीय। बस इसमें इसका जस्ट उल्टा आपको याद रखना है। वे परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के पश्चात पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हम उनको, तो ऐसे परिवर्तनों को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। दोनों डिफिनीशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि दूध से दही बनना, अगर आपने दूध से दही बना लिया, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप दही से फिर से दूध बना लें, ये बात आपकी असंभव है। तो इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का। ठीक है, आपको बस उत्क्रमणीय डिफिनीशन याद करनी है, उससे ऑटोमेटिक आप अनुत्क्रमणीय की डिफिनीशन बना सकते हैं अगर आप थोड़े भी समझदार हैं। आगे देखते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कहते हैं, उसको भी समझते हैं। तो उत्क्रमणीय भी हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइडों के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्ल वर्षा का मछली, मृदा एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी डिफिनीशन आइए समझते हैं। अम्ल वर्षा के विषय में, ठीक है। तो अम्ल वर्षा के विषय में हम लोग समझते हैं सबसे पहले। ये भी डिफिनीशन आपके सीरीज में थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, इसलिए हमने इसको अपनी भाषा में लिखा। तो समझते चलते हैं क्या कहते हैं। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। ये आपसे बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ल वर्षा किन दो गैसों के कारण होती है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। फिर आपसे आपको आगे क्या याद रखना है? अम्ल वर्षा में धूल, पानी, धुआं होता है। अगर आपसे पूछा जाए अम्ल वर्षा में क्या क्या होता है, धूल, पानी, धुआं होता है। ये बहुत खतरनाक होती है। अम्ल वर्षा जो है आपकी कैसी होती है? बहुत ही खतरनाक होती है। मछली की मृत्यु हो जाती है, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अम्ल वर्षा समझ सकते हैं आप कितनी खतरनाक होती है कि मछली जो है आपकी, मछली की मृत्यु हो जाती है और मिट्टी जो है आपकी अनउपजाऊ हो जाती है और पौधों की जो है आपकी वृद्धि भी रुक जाती है। किस कारण? अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है। फिर आपसे आगे जो 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा था, आप पेपर में देख लेना, बार बार वहाँ पेपर पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर भी हमने इसीलिए क्वेश्चन लिख लिए ताकि हमको बार बार ऊपर नीचे ना आना जाना पड़े। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपके से क्या पूछा गया था। कंकाल तंत्र के कार्य बताइए। तो कंकाल तंत्र के आपके कार्य कौन कौन से, उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कार्य इसका होता है, यह शरीर को आकार प्रदान करता है। जो आपका शरीर होता है इसमें कंकाल तंत्र का पहला कार्य हो जाएगा, यह शरीर को आकार प्रदान करता है। फिर दूसरा आपका हो जाएगा शरीर के कोमल भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा आपका हो जाएगा हड्डियां, पेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये भी आपका कंकाल तंत्र करता है, हड्डियों और पेशियों को जोड़ने का काम। ठीक है। फिर आपसे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा अपरदन आपका क्या होने वाला है? मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाए मृदा अपरदन किस कारण होता है, तो आपको बताना है तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा जल के द्वारा होता है। और मृदा अपरदन की अगर आपसे डिफिनेशन पूछी जाएगी तो बोलोगे मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था।
ये भी जो आपका मृदा अपरदन ऊपर आपने डेफिनेशन देखी, ये भी उसी का पार्ट है। ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आया, तो थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना होगा, ऐसा नहीं कि आपने अतलगोत्री की तरह ही इसमें लिख दिया। अब देखते हैं, आपसे पूछा गया था मृदा अपरदन क्या, उसके बाद आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में मृदा अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय सबसे पहले देखते हैं। पहला उपाय क्या है, भूमि के कटाव को निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। जो आपका मृदा अपरदन होता है, इसको हम लोग भूमि का कटाव भी कह सकते हैं। तो इसको निम्नलिखित तरीकों से, किन तरीकों से रोका जा सकता है उसको समझते हैं। सबसे पहले अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मृदा अपरदन रोकने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा, अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। बांध एवं, बस इतनी रखिए इसको, जो है नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। अब बस आप इतना याद कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे, बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। ये आप तीसरा पॉइंट डाल के लिख देना एग्जाम में, ठीक है। फिर आप 3 पॉइंट आपके हो गए। चौथे पॉइंट में आप इसको छोड़ दीजिए। फिर आप क्या लिख देंगे, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। आपको अगर याद होता है तीसरा पॉइंट तो ये भी लिख लीजिए, अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, कृषि के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये बड़ा पॉइंट लग रहा है, नहीं याद हो रहा है, तब हम आपके लिए बोल रहे हैं चौथा पॉइंट आप याद कर सकते हैं, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियाँ बना देनी चाहिए। इसके बाद ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। फिर उसके बाद अदल बदल कर फसलें बोनी चाहिए, एक ही फसल नहीं बोनी चाहिए। इससे भी हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। बस आपको इतने पॉइंट वहाँ एग्जाम में लिख देने, आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, साइंस में एक चित्र आपके आते ही है डीएलएड एग्जाम में, चाहे सेकंड सेमेस्टर का हो, जो भी आप जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम दे, एक चित्र आपके एग्जाम में बनता है। तो इसमें जो है आपका पूछा गया था, तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके कार्य भी लिखिए। तो चित्र भी हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से बनाना है। तो ये आपका रहा चित्र, ठीक है। इस तरीके से आपको तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाना है, कुछ इस तरीके से, ज़्यादा विशेष कठिन नहीं, 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इनके पार्ट वगैरह जरूर देख लेना, कहाँ पर केंद्रक होता है, कहाँ पर क्या होता है। अब इसके कार्य हम लोग समझ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कार्य क्या है, बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना, ठीक है। क्या करना, बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं या संवेदनाओं को विद्युत आवेगों में बदलना। फिर आगे देखते हैं क्या है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों को संबंधित अंगों तक पहुंचाना, ठीक है। इसके बाद क्या है, सजीवों के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। यही आपके किसके कार्य हो जाएंगे, तंत्रिका ऊतक के कार्य आपके हो जाएंगे। इसके बाद आप सिर्फ इसके चित्र बना दीजिए, आपके यहीं से जो है आपके 2 नंबर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, या 2 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और आपके 18 ही क्वेश्चन बनते हैं विज्ञान के पेपर में, क्योंकि ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपके जो 2022 का पेपर आपका हुआ था, उसके आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। और बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और आपको इसी तरीके से हम 2021-20 सारे पेपर आपके लिए फुल सॉल्व लेकर आएंगे, और वो भी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। जो आपकी परिभाषा सीरीज वगैरह में कठिन है उसको हम कोशिश करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, ताकि आप अपने डीएलएड का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।